फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। कि जैसा कि आपको ज्ञात है, क्लास 10th के पेपर चल रहे हैं और आज साइंस का पेपर यानी 20 मार्च को साइंस का पेपर हुआ था। और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। हमने YouTube पे काफ़ी अच्छे वीडियो अपलोड किए थे, उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन है वो डिटो पेपर में आए थे। पेपर मैंने देखा और स्टूडेंट से बातें भी की। बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, आपका भी उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। तो आज मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जितना गहराई से आप निकालोगे सवालों को उतना ही अच्छा है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कौन से चैप्टर में है और कहाँ अप्लाई होगा और किस फॉर्मूले से क्या ज्ञात होगा। और जैसा कि ये भी आपको पता है कि आजकल छोटे क्वेश्चन है उनका वेटेज ज़्यादा है। छोटे क्वेश्चन में ये भी नहीं हो सकता कि या तो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द का आंसर है, एक शब्द का आंसर है तो वो शब्द या सही होगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे बड़े क्वेश्चन होता है तो उसमें टीचर की इच्छा है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो चाहे तो 1 नंबर 1.5 नंबर 2 भी दे सकता है। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन और एक ही शब्द है तो वहाँ पे नंबर देना संभव नहीं है। तो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन में क्या पूछेगा मैथ के पेपर में, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या फॉर्मूले से छोटा सवाल पूछ लेगा। तो आज की वीडियो से आपके फॉर्मूले तो याद होंगे, साथ में जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो सभी याद हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको बड़े क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन वगैरह सॉल्व करवाने हो तो आप कमेंट कर देना, वो भी करवा दूंगा। लेकिन मेरे अनुसार ये है कि लास्ट टाइम में डेरिवेशन वगैरह नहीं किए जाते हैं। लास्ट टाइम में फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो काफ़ी है। तो आज की वीडियो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल, पी क्यू मतलब एक बिंदु पी है, दूसरा क्यू है, इसकी दूरी ज्ञात करते हैं अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और y2 क्या होगा, y2 y1 बिंदु होंगे, मतलब एक पी पॉइंट देगा आपको, पी पॉइंट में क्या देगा x1 y1 और p2 में आपको देगा x2 y2। और क्या करेंगे हम, y2 में से y1 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे और x2 में से x1 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 6 या 7 शायद कि बिंदु सहरेखीय है। अब सहरेखीय होने की शर्त क्या होगी, AC बराबर BC होगी। मतलब एक तीसरा बिंदु देगा और उसको A से C की दूरी ज्ञात कर लें उस बिंदु से, और B से C की दूरी ज्ञात कर लेंगे और दोनों बराबर कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आते तो सहरेखीय है, वरना नहीं है। उसी प्रकार प्रश्नावली 7.2, इस प्रश्नावली में क्या है, विभाजन सूत्र है। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतःखंड में विभाजित करेगा। तो हम अनुपात मान लेते हैं m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। तो x विभाजन सूत्र में x और y के हमें मान ज्ञात करने होते हैं। तो x का मान ज्ञात करेंगे, सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यदि यह अनुपात मतलब m1 और m2 का मान 1:1 हो, मतलब m1 का मान 1 हो, m2 का मान भी 1 हो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अगली प्रश्नावली अपने 7.3 है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 2 फॉर्मूले है वो आपको बता देना चाहूँगा। पहला फॉर्मूला त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। अब त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 होते 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। उसी प्रकार अगला फॉर्मूला अपना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3, ये सभी करते हैं। अब अपना अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 में क्या है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें डी का मान कॉमन हो या सारों अंतर समान हो, वह क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए अगर प्रथम 3 पद या प्रथम 4 पद हमें पूछे तो क्या होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। यहाँ पे a हमारा क्या है, प्रथम पद है, d हमारा सारों अंतर है और d कैसे ज्ञात होगा, अगले पद में से पहला पद, मतलब क्या होगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, d प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 5.2 है। 5.2 में हमें क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है। अब nवां पद
पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसमें क्या करेंगे, ए क्या होगा प्रथम पद, एन क्या होगा जितने पद है मतलब पदों की संख्या, और डी क्या होगा सार्वंतर। इसी प्रकार अपना 5.3 5.3 प्रश्नावली, इसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। अब n पदों का योग मतलब n पदों का सम करना है। सम करेंगे तो क्या होगा, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन डी, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन डी। और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस एल। अब ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा मैंने इसको खोल के भी दिखाया, जैसे a प्लस ए ये किया है तो इसके जगह हम ए एन लिखते हैं, ए एन को अंतिम पद होता है तो ए एन अंतिम पद होता है, तो इसको एल से व्यक्त कर दिया, एल मतलब लास्ट पद या अंतिम पद, और ए क्या है अपना प्रथम पद। अब प्रश्नावली 2.1 की बात करते हैं। 2.1 में क्या होगा, वाई एक्स को छूने वाले बिंदु वाई एक्स के शून्यांक होते हैं, और एक्स एक्स को छूने वाले बिंदु क्या होते हैं, एक्स एक्स के शून्यांक। अब 2.2 प्रश्नावली में क्या होगा, बहुपद या द्विघात समीकरण। बहुपद या द्विघात समीकरण जिसके टुकड़े करते हैं, टुकड़े मतलब इसमें टुकड़े करके आपको अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करते हैं, और बहुपद या द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अल्फा और बीटा दो मूल प्राप्त होते हैं, ये एक्स के मान होते हैं, और मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अगला है अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब कुछ मूल ऐसे होते हैं जिनको टुकड़े संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, नॉर्मली जो अपनी द्विघात समीकरण वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल क्या होता है 0। अगला अपना प्रश्नावली 2.3 यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला लगा के हम यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें जो फैक्टर है फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसमें 7 एक एग्जांपल लेके मैंने किया है, 7 को डिवाइड किया 3 से तो 6 हो गया, ये 2 बार डिवाइड हो गया, तो इक्वल क्या होगा, भाज्य के इक्वल क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगली अपने प्रश्नावली है 3.2। 3.2 में क्या करेंगे, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, प्रतिच्छेद करती है। अगर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल क्या होगा, b1 अपॉन b2 के। रेखाएं समांतर हो तो असंगत हल होगा, असंगत हल की कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल क्या होगा, c1 अपॉन c2। और अगली कंडीशन अपनी दो रेखाएं संपाती हो तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या संगत हल होंगे। संगत हल होने में क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो दो समीकरण दी गई है उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल करेंगे b1 अपॉन b2 और इक्वल करेंगे c1 अपॉन c2 के। अगर तीनों बराबर है जब तो संगत हल है, तीनों में से अगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है तो असंगत हल है, और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती है। अगले प्रश्न आ जाइए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा 3.3। तो इस विधि में हम x के किन्हीं एक समीकरण में मान ज्ञात करते हैं और दूसरी समीकरण में रखते हैं। अब देखो x और y का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास तीन विधि है। पहले तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वर्जक गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, हम एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करेंगे और दूसरे में रख देंगे। विलोपन में हम क्या करेंगे, इस विधि में दोनों समीकरणों एक चर राशि एक चर को बराबर करते हैं और उसे विलोप करते हैं। मतलब विलोपन में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण किसी अचर गुणांक से मल्टीप्लाई गुना करके हम एक चर को बराबर करते हैं और एक चर को बराबर करके वो कैंसिल हो जाएंगे और x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। अगली अपनी वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा में हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, और लेकिन ये 2024 के कोर्स में आपके सिलेबस में नहीं है।
और अगली प्रश्नावली अपनी है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली अपनी 4 है। द्विघात समीकरण में पहले मैंने ऊपर मेंशन किया है, बताया, वह समीकरण जिसमें x की घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस समीकरण में दो मूल होते हैं, दो शून्याङ्क होते हैं, x के मान हमें कितने प्राप्त होते हैं, 2। अब देखो चैप्टर नंबर 7 तक मैंने इस वीडियो में सवाल करा दिए, लेकिन प्रश्नावली 1 की बात नहीं की। तो प्रश्नावली 1 में नॉर्मली कॉमन क्वेश्चन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय का रूप क्या होता है, जैसे P/Q क्यों वहाँ पे 0 नहीं होता है। तो अब तक मैंने इस वीडियो में प्रश्नावली 1, 2, 3, 4, 5 और छठी प्रश्नावली अपने त्रिभुज की है, तो उसमें थ्योरम है। थ्योरम आप एक बार ही देख लेना, फंडामेंटल थ्योरम में 6.1 और 6.2 इम्पोर्टेंट है। और सातवें चैप्टर के मैंने वो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो बता दिए। तो अब तक मैंने चैप्टर नंबर 7 तक के इम्पोर्टेंट फार्मूले बता दिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 से 15 तक के इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो वीडियो लंबा हो गया, थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।